नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बिकाजी फूड्स का आईपीओ आने वाला है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये बिकाजी का लोगो है और इसका आईपीओ आने वाला है। और ये बिकाजी को आप सब लोग जानते होंगे, किसी न किसी रूप में ज़रूर जानते होंगे बिकाजी को। चाहे वो भुजिया के रूप में हो जाए, चाहे रसगुल्ला के रूप में हो जाए, चाहे सोन पापड़ी के रूप में हो जाए। अभी रिसेंटली दिवाली में भी सोन पापड़ी काफ़ी घर घर प्रचार हो जाता है ना। तो अच्छा, मैं हर एक आईपीओ के बारे में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कुछ खास आईपीओ होते हैं जिसका इंतजार रहता है। तो उसी में एक है बिकाजी। क्या इसमें पैसा लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इसकी एनालिसिस करके यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका रेंज की अगर हम लोग बात करें, बिकाजी फूड्स का जो रेंज है काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। इसके एक बार वेबसाइट पर चल के हम लोग चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या वहाँ पर बिकाजी फूड्स के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे बिकाजी फूड्स के दोस्तों वेबसाइट पर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए बिकाजी फूड्स में इसके प्रोडक्ट की बात करें। देखिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर घर में यूज़ हो और हर वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। तो यहाँ पे आप इसके पास देख रहे हैं, नमकीन है, स्नैक्स है, पापड़ है, स्वीट्स है, ओवन फ्रेश है, यानी ज़बरदस्त है। कॉम्बो पैक में भी रखा है भुजिया, जो कि रिक्शा चालक से लेके एक ताज होटल में बैठा हुआ व्यक्ति भी खाता है भुजिया। ये ऐसा प्रोडक्ट है। तो आप इनके पास देख रहे हैं, प्रोडक्ट का एक बड़ा रेंज है और ये बड़ा रेंज जो है हर घर में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। ब्रांड एम्बेसडर स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। इसकी क्या, अमिताभ बच्चन रहता नहीं भी रहते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बात है कि इसके प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट में अगर दम है तो फिर ब्रांड एम्बेसडर आप किसी को भी बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हल्दीराम की बात कर लें, उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर तो दिखता नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्ट चलते हैं। तो सेम उसी कैटेगरी का ये बिकाजी भी है। तो अब हल्दीराम तो हमारे पास मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है ना लिस्टिंग में, तो ये NEC PSE में, लेकिन ये आ रहा है। तो बिकाजी आ रहा है, इसलिए मैं बिकाजी फूड्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसकी बात करते हैं, क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। लेकिन एक एक करके पहले इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। फाइनेंशियल में क्या है कि जैसे अभी मैं इसके फाइनेंशियल पर लेने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ। चलिए, मैं फाइनेंशियल लगाता हूँ। इसको पहले मैं साइड कर लूँ ना, ये कर लिया मैंने थोड़ा साइड, तो इसका काम इधर हो गया। अब मैं इसके फाइनेंशियल को लगाता हूँ और ये आ गया फाइनेंशियल और लग गया फाइनेंशियल। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हिसाब किताब है इसके साथ भी, कि इसके पास जो रिवेन्यू आ रहा है, जो 31 मास, इस कितने का डेटा मेरे पास है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, माने 6 साल नहीं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 क्वार्टर, 3 साल का कंटिन्यू आईपीओ जब आता है ना, तो कम से कम 3 साल का रिवेन्यू देखा जाता है। तो 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला है कि इसके पास जो है सब एसेट की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ आप रेवेन्यू पे ध्यान देना। हम लोगों का मेन फंडा ये है, रेवेन्यू 910। अब ये सारे करोड़ में, अमाउंट कितना है, 9 करोड़ में। तो 910 करोड़ का प्रॉफिट जो है टैक्स काटने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पैट, इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, PAT, पैट बोलते हैं ना, पैट। तो पैट जो है लगभग 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। टोटल नेटवर्थ हुआ था 470 करोड़ और कर्जा उस वक्त 72 करोड़ के आसपास में कर्जा था। ये टोटल बोरोइंग देख रहे हैं ना, ये किसी न किसी प्रकार का डेप्ट है, कर्जा है। तो इस पर हम लोगों को भी ध्यान देना दोस्तों कि कर्जा इसके पास घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अभी आप ये ध्यान देते जाइए। अब यहाँ पर एक साल में तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रॉफिट तो है 50 करोड़ का, 51 करोड़ का, लेकिन आप जरा अगर उसी जगह पे थोड़ा सा मामला देखेंगे ना, तो क्या मामला हो गया कि देखिए 50 करोड़ का हमें 51 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें 71 करोड़ का कर्जा चुकाना है। यानी इसको हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो इसको चुका के खत्म कर दिए। चलिए, यहाँ तो गायब हो गया। अब हम दूसरा जगह पे जाते हैं, उससे नीचे वाला पे जाते हैं। तो 31 मार्च 2021 से अब हम लोग चेक करेंगे और 30 जून 2021 तक। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो गया कि प्रॉफिट जो हुआ है आपको 90 करोड़ का हुआ है। अब यहाँ पे समझने लायक बात है कि प्रॉफिट हो गया है 90 करोड़, है ना। प्रॉफिट हो गया है आपको 90 करोड़, लगभग 90, और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद में कर्जा इस वक्त 86 करोड़ का चल रहा है। देखते जाइएगा दोस्तों, कर्जा 86, यहाँ 72 था, कर्जा यहाँ बढ़ गया। हालांकि प्रॉफिट भी बढ़ा तो इधर कर्जा भी बढ़ गया, ये ध्यान दें। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हिसाब किताब, कर्जा अभी भी है, लेकिन कर्जा कितना, 156 करोड़ लास्ट में देखा जाए तो कर्जा 156 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट इनका यहाँ पे घट गया है।
देखिए यहाँ पे अभी जो 30 जून 2022 का जो क्वार्टर वाला है उसमें मात्र 16 करोड़ का ही प्रॉफिट इनको दिख रहा है और कर्जा 156 करोड़ के आसपास में। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, अभी शॉर्ट टर्म में इसको क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो बना रहा है लेकिन उस प्रॉफिट में ये कर्ज को खत्म नहीं कर पा रहा, बल्कि कर्ज जो है, डेप्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। एक चीज तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई दिया इसमें। एक्साइटेड है क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो हर घर में यूज होता है, इसलिए इसके प्रोडक्ट पे तो ध्यान रखना है, इसके शेयर पे भी ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। फिलहाल अभी हम लोग इसके बेसिक को समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट तो बंदा बना रहा है, प्रॉफिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कर्जा भी देखने मिल रहा है और वो कर्जा खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर्जा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लास्ट में बढ़ गया। अब एक चीज तो यहाँ समझ में गया, चलो ठीक है कर्जा बढ़ गया, इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। कुछ कंपनियां क्या करती है कि मैं आईपीओ ला रहा हूँ भैया, तो पूछा जाता है क्यों लाते हैं आईपीओ, बोला कि ये जो पैसा मिलेगा ना आईपीओ से, मैं उससे कर्जा चुका दूंगा। क्या बोल रहा है, कंपनी में कर्जा चुका दूंगा। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा है, कर चुक जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो प्रमोटर क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे इनके प्रमोटर होल्डिंग को लगाता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कितना लॉट साइज वगैरह देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग जब लगा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ, साइड हटा दूँ, और ये हट गया साइड, यहाँ आ गया। अब ये प्रमोटर होल्डिंग देखिए, सॉरी ये तो लिस्टिंग वाला लेगा, मैं इसको प्रमोटर होल्डिंग वाला इसको भी मैं पहले साइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको काम नहीं है, इसका काम अभी नहीं, थोड़ी देर में इसको लाएंगे यहाँ। अभी मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग को लगाता हूँ, कहाँ गया लॉट साइज, ये वाला देखिए। अच्छा ये भी यही, यहाँ पे क्या है कि आपको कितने पैसे लगाने, यूज कितने पैसे करना है, ठीक है, यूज कितने पैसे का करना ये समझिए। आप अगर 50 शेयर लगाते, यानी लॉट कितने का रखा है, एक लॉट में 50 शेयर है, एक लॉट में 50 शेयर का इन्होंने रखा है, मैंने एक लॉट लगाना है तो उसमें 50 शेयर मिलेगा, 15,000 मिनिमम अमाउंट है। लेकिन प्राइस बैंड कितने का रखा है, 285 से लेके 300 रुपए का रखा है। प्राइस बैंड कितने का रखा है, 285 से 300 रुपए के आसपास का रखा है, जो शायद यहाँ पे होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इस जगह पे होगा प्राइस बैंड, और यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इसको साइड ले आता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे ये तो रिवेन्यू हम लोगों ने देखा था ना, ये रिवेन्यू हम लोगों ने देखा था, इसको हटा दीजिए। ओपनिंग डेट 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो सब लोगों को पता है, 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 नवंबर तक चलेगा, 11 नवंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा 14 तारीख को, जैसा कि आपके सामने में दिख रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें, मुझे इस पर मतलब ही नहीं होता, मुझे मतलब होता है कि कंपनी क्या कर सकती है आगे, प्रॉफिट देगा या लॉस। तो ये डेट ये तो होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, 7 तारीख तक चलेगा, और 11 को अलॉटमेंट हो सकता है मिल जाए आपको रिफंड पैसा। अगर आपको पोजीशन नहीं मिला, अगर आपको अकाउंट में नहीं आया, शेयर नहीं दिया, उसने अलॉट नहीं किया, तो पैसे रिफंड कर देगा 14 तारीख को। 15 से तारीख को आपके डीमैट में शेयर आ जाएंगे, और 16 तारीख को जो होगा लिस्टिंग हो जाएगा। तो ये तो खैर चलिए कोई बात नहीं, ये तो बेसिक सा चीज़ है। हमें इसके फंड पे ध्यान देना। प्रमोटर बेच रहा है शेयर, कौन बेच रहा है, आपको यहाँ नीचे वाले पार्ट पे ध्यान देना। शेयर कौन बेच रहा है, प्रमोटर बेच रहा है। यहाँ देखिए, अभी प्रमोटर के पास शेयर कितने का है, 77.97, आप कह सकते हैं 78%। कितने का है, 78% होल्ड कर रहा है प्रमोटर। ओके, तो प्रमोटर बेच रहा है, और उसके बाद लगभग 77% हो जाएगा। लगभग आप समझिए कि यहाँ 77, यहाँ 1% से कुछ ज़्यादा, 1% से कुछ ज़्यादा ये अपने शेयर को बेच रहा है। यानी कि ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम करती है तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी वो कोई नया शेयर नहीं ला रहा है, बल्कि नया शेयर लिस्ट नहीं करा रहा है, बल्कि अपना हिस्सा बेच रहा है। जब वो अपना हिस्सा बेचेगा तो वो पैसा क्या करेगा। अब आप मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए, ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए, अब आपको मन है कि हम उस पैसे को यूज़ करें, हम उस पैसे को निकाल लें, चूँकि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको अच्छा प्रीमियम पे मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने शेयर बेचेंगे, और उस शेयर बेच के क्या करेंगे, कंपनी में वापस लगाएंगे नहीं। प्रमोटर बोलता है भैया ये पैसा हम कंपनी में नहीं लगाएंगे। साफ साफ प्रमोटर अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ये पैसा हम कंपनी में नहीं लगाएंगे, ये पैसा जो मेरा आएगा 1% समथिंग हिस्सेदारी बेचने के बाद, पैसा कंपनी में नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यूज करेंगे सेल्फ। वो अपना यूज करेगा, अपना घर बनाए, मकान बनाए, जमीन जायदाद खरीदे, जो करे, लेकिन वो कंपनी में नहीं लगाएगा। तो अगर ये कंपनी में नहीं लगाया तो कर्जा जो डेप्ट जो है इसका जैसे का तैसे रहेगा, डेप्ट तो बचा हुआ रहेगा ना। इसका मतलब वहाँ पे एक थोड़ा फाइनेंशियल इशू देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, इसके पास फाइनेंशियल इशू हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन
चूंकि इसका प्रोडक्ट बहुत डिमांडिंग है, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हर घर में पाया जाता है, तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में, लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक एक अच्छा प्राइस बना के दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि लिस्टिंग हो और लिस्टिंग के बाद कुछ दिन नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको लंबे समय के लिए नजर रखना होगा, ये आईपीओ आपको बड़ा पैसा बना के दे सकता है। कब? क्योंकि जैसे ये मार्केट में आना स्टार्ट करेगा, इसका जो है मार्केट कैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जहाँ पे सारे लोग यूज हो रहे हैं, और कर्जा ज्यादा नहीं है, मात्र 150 करोड़ का कर्जा है। आपको ये भी ध्यान रखना कि कर्ज ज्यादा नहीं है, 150 करोड़ का कर्ज है। तो 150 करोड़ का कर्ज कोई बड़ा कर्ज नहीं, वो कभी भी इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा व्यू है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए भी कर सकते हैं। अभी अगर आप जीएमपी की बात करें ना, जीएमपी जिसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्राइस, तो आप अगर जीएमपी की बात करें तो 80 रुपए का जीएमपी चल रहा है। तो अगर ये 300 रुपए का बात कर लें कि 300 रुपये आईपीओ ला रहा है, तो ये अभी प्राइस जीएमपी चल रहा है। अगर आप पहले ही खरीद लेंगे अनलिस्टेड शेयर, तो आपको 380 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी 80 रुपये तो भाव वहाँ बढ़ गया। इसका मतलब है कि ये भाव तो बढ़ गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि 380 रहे, हो सकता है 350 हो जाए, हो सकता है 320 हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के नज़रें खुलना स्टार्ट होगा, एनालाइज करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें रिजेक्शन मिलना भी दिख सकता है इसके लिस्ट जीएमपी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पैसा तो लगाना है, अगर आपकी मर्जी तो जरूर लगाइए, ऐसा मेरा मन है कि पैसे इस स्टॉक में लगाना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखना है, बल्कि आपको इस स्टॉक्स में, आईपीओ में, बिकाजी में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म लेके चलना है। आपको शॉर्ट टर्म में पैसे बने, वेल एंड गुड, नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको रख लीजिए, होल्डिंग में डाल दीजिए, क्योंकि आपके पास तो उसको लॉन्ग टर्म व्यू है। तो बिकाजी फूड्स आ गया, और जैसे जब इसका कॉम्पिटिटर हल्दीराम फूड्स है ना, हल्दीराम वाला, वो भी आज न कल कभी न कभी स्टॉक मार्केट में आएगा। जब वो आएगा तो ये पहले से लिस्टेड है, तो इसका प्राइस और भी ऊपर चला जाएगा। अब वो हल्दीराम कब आएगा नहीं आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि ये मुझे प्राइस पे सही मिल रहा है तो ठीक है। तो प्राइस वाइज मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा महंगा लग रहा है, हल्का सा महंगा, क्योंकि फाइनेंशियल अभी भी दिख रहा है कि प्रॉफिट उतना हो नहीं रहा है, कर्ज अभी भी उससे ज्यादा है, तो फाइनेंशियल थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है। इसलिए प्राइस मुझे लग रहा है अगर ये 50 रुपये और कम कर देता ना, 250 के आसपास रखता ना, तो ज्यादा बेहतर होता मेरे नजरिया से। लेकिन फिर भी ठीक है, 380 भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके बराबरी का भी कोई लिस्टिंग स्टॉक भी नहीं है जो फूड इस तरह का प्रोडक्ट को मार्केट में भी रखा होगा। लिस्टिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, होंगे कोई छिटपुट होंगे इधर उधर छिपे हुए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नामी में, ब्रांडेड में एक ये बिकाजी। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लिस्टिंग गेन पे पैसे बन गए, वेल एंड गुड, नहीं बने तो उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लीजिए, ऐसा मेरा मानना है बिकाजी फूड्स पे। तो इसका कब से कब तक का है वो मैं आपको यहाँ पे शायद बता तो दिया होगा, सारा डेट वाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया था, है ना। तो आप उस चीज़ को देखिए, और उस चीज़ को देखने के बाद आप उसको चेक कर लीजिए कि 13 तारीख 3 से स्टार्ट होगा, 7 तारीख तक चलेगा, और आप कम से कम 15,000 रुपये का अमाउंट रखिए, आपको लॉट मिलेंगे। 50 लॉट के आसपास का इसका रखा गया है। एक लॉट में आपको कम से कम 50 शेयर लेने पड़ेंगे। लेने पर क्या पड़ेंगे, अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। 13 लॉट लगाते हैं तो आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा 2,10,000 रुपया चाहिए। 1,95,000 13 लॉट, 14 लॉट के लिए चाहिए 2,10,000। ये सारे HNI कैटेगरी, रिटेल सिर्फ 50 शेयर के लिए लगा सकते हैं। उसके गुणक में लगाएंगे, 2 लॉट लेना है तो 30,000 लगेगा, 3 लॉट लेना है तो 45,000 लगेगा, इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों बिकाजी फूड से मेरा अपना रिव्यू। मुझे उम्मीद है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जरूर पैसा लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बना के ये दे सकता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।